नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत और जर्मनी के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान संबंधी करार सहित कई अहम समझौते। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन पर दिया जोर। भारत और जर्मनी के बीच दिल्ली में अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का लिया जायजा। पीएम ने वैश्विक तनाव और संघर्षों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बताया अहम। जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का संबोधन। पीएम ने कहा, भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है भारत। शोल्ज ने भारत के साथ अधिक सहयोग की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गजों ने भरे अपने पर्चे। उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गजों का नामांकन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रायपुर दौरा। एनआईटी के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा। कहा, भारत की डिजिटल क्रांति ने विश्व को किया आश्चर्यचकित। एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार की दृष्टि से यह बैठक बेहद अहम है। अपने आरंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार को सराहा। पीएम ने द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने की दिशा में की गई पहलों का स्वागत किया। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। और प्रधानमंत्री ने विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसे में भारत जर्मनी साझेदारी पूरे मानव जगत के लिए हितकारी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है। यह 2 समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसीज की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। और 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों से द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती आएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी सहयोग की नई इबारत लिखी गई। हैदराबाद हाउस में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के बाद कई बड़े समझौतों की घोषणा हुई। इनमें खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहमति शामिल है।
रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। इस अवसर पर भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोडमैप का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। All German leaders during the IGC emphasized on the intention and desire of Germany to further increase this intake of skilled professionals and talent from India. During the IGC, both sides concluded a joint declaration of intent on labor and employment and also an MOU on skill development. पीएम ने साझा वक्तव्य में यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को चिंताजनक बताया। पीएम ने कहा कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वहीं जर्मन चांसलर ने भी इन संघर्षों को लेकर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर ने भारत के साथ जर्मनी की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German Intergovernmental Consultations. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावना पर चर्चा की। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन APK नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोड मैप, तकनीक और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का ये सही समय है। आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने जर्मनी भारत के एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस को वैश्विक सप्लाई ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए अहम बताया। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों
बहुत व्यापक है। और वहीं जर्मन चांसलर ने भी संघर्षों के समाधान पर जोर देते हुए वैश्विक नियम कानूनों के पालन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित समाधान पर जोर दिया। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. साथ ही चांसलर ने भारत के साथ मजबूत सहयोग पर बल दिया। चांसलर शोल्ज ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अधिक सहयोग का पक्षधर है। At our intergovernmental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जर्मन व्यापार बढ़ने से दोनों देशों को ही लाभ हुआ है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. और अब दूसरी बड़ी खबर, बात चुनावों और उपचुनावों की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक रोड शो भी किया। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से देवेंद्र फडणवीस ने यह पर्चा भर दिया और इससे पहले फडणवीस ने समर्थकों के साथ संविधान चौक से जिला मुख्यालय तक रोड शो भी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और ये उनकी जो रैली है इसमें काफिला जो है वो लगातार इस रोड शो में देखने को मिल रहा है। काफ़ी हुजूम, काफ़ी जोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में और महायुति गठबंधन के जो भी तमाम जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिमी सीट से 3 बार लगातार जो है विधायक रहे हैं और कुल 5 बार उन्होंने जो है वो चुनाव जीता है नागपुर से। इसके साथ ही उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो महायुति जो गठबंधन है उसको कैसे एक बड़ी पार्टी के रूप में इस बार जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के उसमें लेकर के आते हैं और सत्ता तक पहुंचाते हैं। पिछली बार जो घटनाक्रम घटित हुए राजनीतिक महाराष्ट्र में उसके बाद से यहाँ पर सियासत जो है वो एक अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। लेकिन उस बीच भाजपा को भी पूरी तरीके से उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा को एक बड़ा चेहरा है वो उनको एक बड़ी जीत दिला सकेंगे। और फिलहाल वो अब है जो आज वो नामांकन दे देंगे। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले वो भी आज उनको भी नामांकन करना है। इसके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं अब नागपुर शहरी सीट के वो भी आज अपना नामांकन करेंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, नागपुर। और अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। महाविकास आघाड़ी में अब तक 85 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया था। हालांकि बची हुई सीटों पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। तो शिवसेना नेता संजय निरुपम जो पहले शिवसेना के नेता थे उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी जिन्हें महाराष्ट्र की नहीं बल्कि कुर्सी की चिंता है।
अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाज लगाया जा सकता है। तो महाविकास आघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई आघाड़ी जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास आघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास आघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सूफी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता को सुन रहे थे आप, संजय निरुपम को। इससे पहले वो कांग्रेस में थे और उससे भी पहले शिवसेना में ही हुआ करते थे। बहरहाल एनसीपी अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में रहेंगे। दिवंगत पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी आज एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। इस अवसर पर ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस के स्वभाव में है। आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रा पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व। और इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में सरगर्मी काफी बढ़ गई है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भाजपा की जीत को लेकर बीजेपी के नागपुर सीटों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को ही चुनेगी। तो डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार आपको क्या चांसेस लगते हैं? फिर से भारतीय जनता पार्टी और युति मिलाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लोग विकास के पक्षधर हैं, मोदी जी को चाहते हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से बीजेपी युति की सरकार बनाएंगे। इस बार राजनीति जो है वो अलग तरीके से है क्योंकि काफ़ी कुछ बदला है पिछले दिनों। राजनीति के लिहाज से अगर बात करें, महायुति बना, महाआघाड़ी बना है वहाँ विकास का, तो इस बार क्या रणनीति रहने वाली है सर? देखिए, बहुत साफ है, कोई कहीं पर भी रहे पर लोग चाहते हैं महाराष्ट्र का विकास हो। तो विकास कौन कर सकता है? मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तो महाराष्ट्र में भी विकास होगा। इसलिए विकास के लिए लोग भाजपा युति को ही वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि जो महायुति गठबंधन है उसको महाराष्ट्र की जनता चुनेगी, उन्हें जीत का पूरी तरीके से भरोसा है और कहा है कि राजनीति चाहे जिस तरफ हो लेकिन विकास का जो मुद्दा है, विकास की जो राजनीति भाजपा लगातार करती आई है, महायुति उसी को आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन नमोल मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। और आगे हम बात करेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किनारों पे यारी ये आजाद है,
Maharashtra tourism. स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर देखी और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जहां चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के साथ खम ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड की बहुचर्चित सीट तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का हाल, जहां एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधा मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है। झारखंड का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र रांची जिले में आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस क्षेत्र में दसम जलप्रपात की कलकल बहती पानी की बौछार आपको बरबस यहाँ खींच लाएंगी। प्राकृतिक शीतलता के बीच यहाँ राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है। ढोल नगाड़ों के बीच इस क्षेत्र के प्रत्याशी अपनी धमक जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक कला की झलक यहाँ के चुनावी माहौल को संगीतमय भी बना रही हैं। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर हैं, जिन्होंने साल 2009 के उपचुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराकर सनसनी मचा दी थी। बाद में शिबू सोरेन को अपनी हार के बाद सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस बार भी राजा पीटर विकास के अपने एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर के साथ कथनों पर चलेंगे। देश का हर वर्ग आगे बढ़ेगा, छात्र, नौजवान, किसान, हर जाति धर्म के लोगों को मैं एक समान आगे बढ़ाऊंगा। समता मूलक समाज होगा, जहां हर आंखों में खुशियां होगी, हर हाथ में काम होगा, कोई भीखा पेट नहीं सोएगा। इस क्षेत्र के वर्तमान जेएम विधायक विकास कुमार मुंडा भी विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी राजा पीटर को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। हमारे चुनाव के अपने मुद्दे हैं, दूसरे जितने भी पक्षी दल है उनके और शायद उनके नेता जो है उनके अपने मुद्दे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने मुद्दों के साथ में जाएंगे और साथ ही जनता ने उनको नकारा भी है लगातार 2 बार से। झारखंड के कला और साहित्य की योगदान में प्रोफेसर रामदयाल मुंडा का विशेष स्थान है। उन्हीं के पुत्र गुंजल मुंडा भी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। प्रत्याशियों के दावों के बीच आम जनता भी अपनी समस्याओं को मुखरता से रख रही है। राजा पीटर भी एक अच्छा काम करते हैं, जहाँ से हम लोग देखे हैं कि वो क्या बोले, मतलब गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं कि हर कोई का मदद करते हैं। एक महिला डेली काम करके अपने बाल बच्चा को छोड़ के उसको रांची जाना पड़ता है स्वरोजगार के लिए, 2 पैसा लाएगी तब अपने बच्चा को पढ़ाएगी लिखाएगी, क्योंकि उसका पेट का बड़ा समस्या है। इस क्षेत्र में कुल 2,16,771 मतदाता है, जिनमें 1,07,810 पुरुष तो वहीं 1,08,959 महिला मतदाता भी हैं। इसके साथ ही 2 थर्ड जेंडर वोटर भी तमाड़ विधानसभा सीट पर मतदान करने के अधिकारी हैं। झारखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 2 बार जनता दल यूनाइटेड और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथ ही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने भी चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जनता दल यू से राजा पीटर और जेएमएम से विकास सिंह मुंडा। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों में से कोई हैट्रिक लगाएगा या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। कैमरामैन शिवजी और सहयोगी ज्योत्सना के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तमाड़। तो कई सीटें दिलचस्प हैं, उसी में से एक सीट ये तमाड़ भी है। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। और उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि हेमंत सरकार एक बार और आई तो ये झारखंड को बर्बाद कर देगी। यहाँ बांग्लादेशी आते हैं, ये बेटियों से शादी करते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से ये खास बातचीत की है। झारखंड में दाना तूफान आ गया है। हाँ, दाना तूफान तो अभी चला जाएगा 2 दिन में, लेकिन ये झारखंड में जो तूफान आया है
जिसने तबाह और बर्बाद कर दिया झारखंड को, वो तूफान है भ्रष्टाचार का तूफान, वो तूफान है अत्याचार का तूफान। यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, 7,400 से ज़्यादा बलात्कार हुए। इस तूफान ने जेएमएम की जो सरकार और कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की, उसने बर्बाद किया है। इस तूफान से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रण लिए हैं, प्रगति और विकास के अलावा। प्रगति और विकास तो होगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो गई, लेकिन 5 प्रण हैं। 1, यहाँ की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा, विदेशी घुसपैठियों से इस धरती को बचाना है। नंबर 2, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करना है। इसलिए पहली कैबिनेट की बैठक में ही 2,87,000 खाली पद भी भरे जाएंगे, कैलेंडर घोषित करके। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में और जिसको आप लगातार उठाते भी रहे हैं। घुसपैठियों के लिए ये चारागाह बन गया है झारखंड, क्योंकि यहाँ की सरकार प्रोत्साहित करती है घुसपैठ को। भारतीय जनता पार्टी इस घुसपैठ से बचाएगी और घुसपैठियों को जो विदेशी हैं उनको बाहर करेगी। अंतिम सवाल सर, किस तरह का जीत का दावा है? हम एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलके शानदार ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में विकास का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और आने वाले समय पर बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। तो झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी चरम पर है, नामांकन का काम जोरों पर है और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा, 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आजसू के प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिल्ली की जनता का धन्यवाद देता हूं, साथ ही अगर जनता ने अपना समर्थन दिया तो विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को 10 सीटें दी हैं। हालांकि आजसू टुंडी सीट को लेकर भाजपा पर दबाव अभी भी बनाए हुए है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सुदेश महतो सिल्ली के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद। और इस समय की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, 7 शूटर्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी को निशाना बनाने की योजना ये कर रहे थे, यानी कि अपने टारगेट को शूट करने आए थे, उसी समय ये गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये बड़ी कामयाबी है। और टारगेट की जो गाड़ी थी उस पर वो जीपीएस लगा हुआ ट्रैक करते थे ताकि उनको निशाना बना सकें। ये तमाम चीज़ों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी चर्चा है। ऐसे में इन 7 शूटर्स का गिरफ्तार होना, क्या कुछ डिटेल है? कैसे दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली और कैसे इनको धर दबोचा गया? नीरज।
देखिए, बड़ी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, पैन इंडिया ये कार्रवाई हुई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके बाद इन 7 शूटरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि 23 तारीख को रितेश नाम का एक शूटर था, बिहार का रहने वाला था, और ISBT के पास वो शूटर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। उससे एक लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद पता लगा कि पैन इंडिया कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए शूटर हैं, वो टारगेट किलिंग पर काम कर रहे हैं। टारगेट किलिंग राजस्थान के अंदर किसी को टारगेट करना था और इसके अलावा हरियाणा में किसी को टारगेट करना था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाकायदा एक टीम बनाई और सभी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर इन 7 शूटरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इन जो आतंकवादियों के साथ साथ जो एक गठजोड़ था गैंगस्टर और आतंकवादी, उनके ऊपर भी लगातार जो कार्रवाई कर रही थी और अब एक बड़ी सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये GPS के द्वारा लोगों को ट्रैक करते थे। अगर किसी व्यक्ति को इनको टारगेट किलिंग करनी होती थी तो उसकी गाड़ी में GPS लगा देते, उसके बाद उसका पूरा रूट है वो चेक किया जाता था, गाड़ी कहाँ रुक रही है, कहाँ जा रही है, कितनी देर गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये पूरी एक डिटेल रैकी करते थे और उसके बाद टारगेट किलिंग का लक्ष्य इनका रहता था। तो एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली है। और इससे पहले आपको बता दूं, आज ही NIA ने भी एक बड़ा इनाम घोषित किया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के ऊपर भी कई सारे केस दर्ज हैं, 18 के करीब केस हैं। और ये माना जाता है कि अनमोल इस समय कनाडा या केन्या में कहीं छुपा हुआ है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस समय हुई थी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग थे, उनकी अनमोल से बात भी हुई थी। ये एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है। और NIA ने 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो अनमोल बिश्नोई के ऊपर घोषित किया है। सिद्धू मूसेवाला में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था और उसके बाद अब ये 7 शूटरों का गिरफ्तार किया जाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है। और दिल्ली पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से कि ये गिरफ्तारी की गई है नीरज, और आप बता रहे हैं कि ये किसी न किसी को निशाना बना रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, इस बारे में क्या कुछ विस्तार से जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है क्या, या कुछ और जानकारी इसके बारे में किसी स्रोत से मिल रही है क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस को पता है कि ये किसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर ये जानकारी मीडिया में साझा नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों को ट्रैक किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन लोगों को इस बात की जानकारी दे दी है और ये बता दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए जिन 7 शूटरों को गिरफ्तार किया है उनका टारगेट आप लोग हैं, और लिहाजा अपनी जो सुरक्षा है उस पर भी ध्यान दें। इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस जो लोगों को टारगेट कर रहे थे ये हरियाणा में और राजस्थान के अंदर, उनकी सुरक्षा को लेकर भी राज्य सरकार है और इसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। नाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नहीं बता रही है और उसका ये कहना है कि अगर नाम बता दिए जाएंगे तो उनकी सुरक्षा को थोड़ा खतरा हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा था GPS के थ्रू, उनको ये बता दिया गया है कि ये 7 लोग आप लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। लोकल जो पुलिस है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए इसके बारे में, लेकिन नाम मीडिया से दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया। लेकिन दिल्ली पुलिस को पता है कि किन लोगों को टारगेट कर रहे थे। हरियाणा में एक शख्स है और इसके अलावा एक शख्स राजस्थान में जिसको ये टारगेट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की कही जा सकती है और निश्चित तौर पर ये 7 शूटर्स जिस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं, एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरें। दौरे पर आए जर्मन चांसलर की पीएम मोदी से क्या हुई बात, दोनों देशों में हुए कौन कौन से समझौते, करेंगे भारत जर्मनी संबंधों पर विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी संग्राम का हर अपडेट जानेंगे। कैसी है दिल्ली NCR की हवा, ताना तूफान पड़ा कमजोर, लेकिन कहां कहां हो रही है बारिश। पुणे में कैसे धराशायी हुए टीम इंडिया के सूरमा। देखिए दिन की हर बड़ी खबर न्यूज नाइट में रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों जर्मनी के चांसलर और पूरा प्रतिनिधिमंडल यहां पर है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक से नई दिल्ली में मुलाकात की। और अब कुछ और बड़ी खबर। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने 10 करोड़ सदस्य बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। अपने पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन जन के स्नेह और भाजपा पर अटूट विश्वास के लिए समस्त देशवासियों को धन्यवाद भी दिया। और उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। 26 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में देश में समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। सामान्यतः संघ शताब्दी विस्तार जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 विजयदशमी किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे पर भी यहाँ पर पूजनीय अलग जी ने उद्बोधन में इन मुद्दों को लिया है। इन मुद्दों को विशेष करके विषयों को आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे इन सब मुद्दों चर्चा होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर पंचायत चौक बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों को विकसित करने की दिशा में कार्य करने का एक अवसर है। केंद्र और राज्य सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। इकाई बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी नगर पंचायत को और अपनी ग्राम पंचायत को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। और अब बात चक्रवात दाना की। भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्यरात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात अगले 4 घंटों में कमजोर होकर उत्तर ओडिशा के तट को पार कर जाएगा। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में आज शाम तक बिजली की आपूर्ति बहाल हो जाने की संभावना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुबह भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद स्थिति की समीक्षा बैठक की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
मौसम विभाग ने बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि केंद्रपाड़ा, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक और जाजपुर जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने अंगुल, खोरदा और नयागढ़ जिलों में मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज सुबह थोड़ी हवा चलने के कारण AQI में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। वायु प्रदूषण के कारण सुबह सैर, कसरत और साइकिलिंग करने वालों को बड़ी समस्या हो रही है। तो दिल्ली वासियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली की हवा लगातार बहुत ख़राब स्थिति में बनी हुई है और जो AQI इंडेक्स है वो लगातार बहुत ख़राब स्थिति में बना हुआ है और जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आम लोगों की बात करें तो जो लोग सुबह सैर पर निकलते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे साइकिलिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की आप समस्याएँ फेस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं। अब क्या समस्याएँ हो रही है आपको कुछ दिनों से? सर, समस्या ये हो कि एक तो पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ चुकी है। हम लोग हर रोज़ मॉर्निंग में निकलते हैं, करीब 15, 20, 25, 30 जैसे होता है वैसे हम राइड मारते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे हम निकलते बाहर, अगर बंडाना लेके हम वैसे चल रहे हैं, वैसे भी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो गले में ऐसा लगता है खड़ास आ गया, तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। खांसी आ रही है लगातार। अभी इतनी ठंड आई नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोहरा जैसा फील आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन ही है और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से पहले ब्रीदेबिलिटी थी उस तरह से अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी जो एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। ये कुछ दिनों से 1 वीक से ऐसा देखने को मिल रहा है। पोल्यूशन की तो समस्या है। अभी हम हाफ मैराथन के लिए सवेरे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे अभी कोहरा बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और हमारा जो रनिंग का स्पेस रहता है, स्पीड रहता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन फील होता है। जैसे हम दिन में घूम रहे तो पोल्यूशन का उतना फीलिंग नहीं आता है, उतना महसूस नहीं होता है। बट अभी सवेरे रनिंग कर रहे तो ज़रूर महसूस होता है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, तो पॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और वो जो है जो सुबह वॉक करने निकलते हैं, रनिंग करने निकलते हैं, एक्सरसाइज करने निकलते हैं, ऐसे लोग खास तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है, जिसका असर उनकी जीवन में, उनकी दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और अब अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए अनेक कदम भी उठाए गए हैं। देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और MBBS तथा PG की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि आज आधुनिक प्रौद्योगिकियां मानव जीवन को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रही है। सुदूर क्षेत्र के लोग के कल्याण के लिए इन आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा सकता है।
ये वर्ष की बात है कि एम्स रायपुर इस दिशा में प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि एम्स रायपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र के डॉक्टरों को आपातकालीन स्थितियों में रियल टाइम मदद प्रदान की जाएगी। एम्स रायपुर द्वारा किए जा रहे इन कार्य से सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। और रायपुर के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने एनआईटी रायपुर से पास आउट छात्रों को डिग्री भी प्रदान करी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तकनीक का विकास विज्ञान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में भी एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दुनिया के सामने ऐसे और भी उदाहरण प्रस्तुत करने की क्षमता है। डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान है। एनआईटी रायपुर जैसे अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसे संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। और अब बात त्योहारों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली और छठ पूजा के लिए कई नई ट्रेनों की सौगात दी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस साल 1.5 गुना ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। 195 ट्रेनें हमने ऑलरेडी अनाउंस की हैं और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने सफिशिएंट रेट्स हमने अरेंज करके रखे हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में करीब 1.5 गुना हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हम लोग इस साल करीब कुल मिला के इस समय में करीब 1,70,000 एक्स्ट्रा सीटें प्रोवाइड करेंगे, जबकि लास्ट ईयर हम लोग इस पीरियड में करीब 1,48,000 प्रोवाइड कर पाए थे। हमारे जो मेन 4 स्टेशन जहाँ पे हम लोग हैंडल करते हैं ट्रैफिक, सब जगह पे कंट्रोल रूम रहेगा और उसको 24 घंटे उसकी मैनिंग रहेगी। वहाँ पे सीसीटीवी के थ्रू हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, हमारे ट्रेन ऑपरेशन के ऑफिसर्स और ये लोग उसको मैन करेंगे सभी लोग। 72,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोगों ने पंडाल की व्यवस्था करी है, जहाँ पे लोगों को अगर वेट करना होगा तो वहाँ खड़े होने का अरेंजमेंट रहेगा, वहाँ बैठने का रहेगा। उस एरिया में हम लोग पीने का पानी का, जनता फूड का और मोबाइल टॉयलेट का अरेंजमेंट करेंगे। और दिल्ली में दिवाली और छठ को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ताकि सुरक्षा की तैयारियों को परखा जा सके। सीपी में यानी कनॉट प्लेस में पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ साथ लोगों को सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश भी अनाउंसमेंट के जरिए दिए जा रहे हैं। पूरे बाजार की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए तत्परता बनी रहे। दिल्ली पुलिस की क्या है सुरक्षा और किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किस तरह से दिल्ली पुलिस है तैयार, ये रिपोर्ट देखिए। देश में इस समय त्योहारों की धूम है और आने वाले दिनों में दीपावली और छठ पूजा को लेकर की भी तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में दिल्ली में भी कुछ इस तरह का ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि लोग घरों से निकल करके खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इस समय हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। ये भी एक मशहूर इलाका है दिल्ली का, इसे लुटियन जोन भी कहते हैं और यहाँ पर न केवल देश के विभिन्न राज्यों से जो हैं पर्यटक आते हैं, बल्कि देश के
बाहर यानी विदेश से भी अच्छे खासी तादाद में यहाँ सैलानियों का आना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर पालिका बाजार है और तमाम बड़े यहाँ पर हिस्टोरिक मोमेंट भी हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। और दिवाली जब ऐसे में सामने है तो बाज़ारों में भीड़ जो है आमतौर पर ज़्यादा हो जाती है और उसको लेकर के सुरक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिल्ली पुलिस इस समय तमाम ज़िलों में पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार वो अपनी पेट्रोलिंग कर रही है, निगरानी कर रही है और जनता के बीच में अनाउंसमेंट्स भी कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु अगर उनको उस पर शक है तो वो दिल्ली पुलिस को तुरंत कॉल करके उसकी सूचना दें। इस समय हम कनॉट प्लेस में हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक है और ये पूरा का पूरा DLF का मॉल है और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम टीमों को यहाँ पर उतार रखा है, यानी त्यौहार से ठीक पहले सुरक्षा के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करने की कोशिश की जा रही है। त्यौहार के सीजन को देखते हुए और इन जनरल हम अलग अलग मार्केट और अलग अलग एरिया में मॉक ड्रिल करते हैं। आज भी एक मॉक ड्रिल अनक्लेम्ड बैगेज के लिए हमने की है। अनक्लेम्ड बैगेज के लिए इसलिए मॉक ड्रिल की है क्योंकि इस पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि अनक्लेम्ड बैगेज एक थ्रेट है और उस थ्रेट का इमीडिएटली ही पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नियर बाई आइदर 112 पे कॉल करके या पुलिस पर्सनल नियर बाई दिखाई देता है तो इमीडिएटली उसको बताना चाहिए। ये मैसेज पब्लिक के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो दिल्ली पुलिस जो है वो जनता के साथ यहाँ पर खड़ी दिखाई देगी। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था रोहिणी इलाके में एक स्कूल के पास जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई है। कैमरा शोम के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। ये रिपोर्ट आपने हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की देखी जिसमें कि उन्होंने ये जायज़ा लिया कि किस तरह की व्यवस्था है। और अब हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। तीसरा महाकुंभ कॉन्क्लेव 25 से लेकर 27 नवंबर तक प्रयागराज की मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगा। इसमें देश विदेश से विशिष्ट अतिथि, विद्वान और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाकुंभ 2025 से पहले व्यापक विमर्श, विचार विनिमय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से समाज के विविध वर्गों को जोड़ना है। कॉन्क्लेव में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कई राज्यों की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण और सांस्कृतिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। तो महाकुंभ को लेकर के ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और अब हम बात कराएंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्या कुछ नया फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा को 2 गुनी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इस वृद्धि के जरिए हम मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करते हुए मुद्रा लोन की सीमा में वृद्धि की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे फिर सफलतापूर्वक चुका भी दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जर्मनी का पूरा प्रतिनिधिमंडल इन दिनों भारत के दौरे पर है, तो शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी CEO फोरम का आयोजन किया गया और इसमें प्रमुख भारतीय और जर्मन कंपनियों के CEO की मुलाकात हुई। तो DD न्यूज़ से बात करते हुए TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष R दिनेश ने बताया कि उनका प्लेटफॉर्म जर्मन टेक्नोलॉजी और भारतीय इनोवेशन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। I think it's a great opportunity. The two countries have significant business of scaling up businesses available. I think the German technology and I would call it the Indian innovation is something which can come together to make a big difference. I think in the CEOs Forum we are looking at tangible outcomes which we can work on, starting from the India-EU FTA, and we can try to look at an early harvest deal, to how do we work together with the Mittelstand and the MSMEs of India, and finally on the talent mobility and making sure we have that available. और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।